हाय दोस्तों, मेरा नाम है सत्येंद्र यादव और हम आ गए हैं अपने पुराने चैनल फिजिक्स वाले चाचा पर। तो आज का टॉपिक क्या है भैया? आज का टॉपिक है अपना कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ बताता है क्या है, तो पीछे चलते हैं, थोड़े से पीछे। तो अभी हमने कुछ समय पहले फ्रैंकलिन के छोटे भाई या छोटे चेले जो कि थे हमारे डूफे जी। तो डूफे जी ने हमें क्या बताया, बोला इन्होंने कि अगर हमारे पास कोई दो चार्जेस रखे गए हैं तो उनके बीच लगने वाला जो फोर्स होगा वो डिपेंड करेगा कि ये दोनों चार्ज हैं कैसे। पहला, अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव हुए तो वे एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूसरी तरफ भगाएंगे, मतलब बाहर की तरफ फोर्स लगेगा। सेकेंड, हमने पढ़ा कि अगर दोनों चार्ज निगेटिव हुए तो दोनों एक दूसरे को दूर भगाएंगे। ठीक है, ये भी क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो यहां से हमने समझा कि कोई भी दो चार्ज अगर सेम नेचर के हैं तो वे एक दूसरे को दूर भगाते हैं। थर्ड क्या पढ़ा हमने कि अगर एक चार्ज पॉजिटिव दूसरा चार्ज निगेटिव तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, एक दूसरे के पास खींचेंगे। तो इनके बीच लगने वाला फोर्स कितना होगा उस क्वांटिटी को बताने के लिए आ गए हमारे सबसे बड़े वैज्ञानिक, जिनका नाम है कूलॉम। तो देखो, इस फोर्स को के बीच लगने वाला जो फोर्स होगा उस फोर्स को हमको फाइंड करना है। देखो उनके बीच का फोर्स कितना होगा। ठीक है, तो जब ये कूलॉम चाचा ने अपना लॉ लगाना स्टार्ट किया तो उसके पहले उन्होंने थोड़े से इंस्ट्रक्शन दिए या थोड़े से कुछ रूल वगैरह बताए कि भैया कहाँ कहाँ मेरा रूल लगेगा, कहाँ नहीं लगेगा। साथ ही साथ ये भी बताया कि कूलॉम्स लॉ करता क्या है या चार्जेस वगैरह कैसे कैसे होते हैं, इन सब चीजों के बारे में जानेंगे। तो आते हैं, स्टार्ट करते हैं, बाकी आगे धीरे धीरे सीखते जाते हैं। तो कूलॉम लॉ का सबसे पहला इंस्ट्रक्शन कि जो कूलॉम लॉ होता है, कूलॉम लॉ टेल अबाउट चार्ज इंटरेक्शन। चार्ज के बीच में कैसा फोर्स लगेगा, कहां फोर्स लगेगा, इसके बारे में कौन बताता है, कूलॉम लॉ। सेकेंड, दिस फोर्स एक्ट अलोंग लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ चार्ज। यानी कि दो चार्जेस अगर हैं या दोनों पॉइंट चार्ज अगर हैं तो उनके बीच का जो फोर्स लगेगा वो कैसे लगेगा, तो वो लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग लगेगा। तो वो बताता है कैसे भैया, थोड़ा सा बता दीजिए। मान लो मेरे पास दो पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज Q1, एक पॉइंट चार्ज Q2 पड़ा हुआ। ठीक है, इनके बीच जो लगने वाला फोर्स होगा तो इनका लाइन ज्वाइनिंग पहले मिला लेंगे, जो इनके सेंटर से होकर के जाता है। भैया पॉइंट चार्ज में क्या सेंटर, तो बात तो सही है। ठीक है, अब देखो जो फोर्स लगेगा अगर दोनों पॉजिटिव हुए तो इसका फोर्स इसी लाइन ज्वाइनिंग पे बाहर की तरफ और इसका फोर्स इसी वाले पे लाइन ज्वाइनिंग के अनुसार बाहर की तरफ लगेगा। ये होता है लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग फोर्स का काम करना। थर्ड आता है दिस लॉ ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। तो जो ये फोर्स होता है केवल पॉइंट चार्जेस के लिए होता है। कौन सा फोर्स, ये फोर्स नहीं, ये जो लॉ है हमारा कूलॉम लॉ, वो लगता है सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए। थर्ड आता है दिस फोर्स डिपेंड ऑन मीडियम। तो ये जो फोर्स होता है वो मीडियम पे डिपेंड करता है। भैया कैसा, तो थोड़ा सा चलते हैं अपने रियल लाइफ। तो देखो, आप क्या किए, आप जा करके एक लड़कियों से बड़े झुंड के बीच में बैठ गए। ये आप हो, ये इनका झुंड, यहां सोच रहे हो आप पढ़ाई करने का। ठीक है, नहीं सॉरी, ये आप हो और ये आपकी बुक्स हैं, बीच में है लड़कियों का झुंड। तो आपका इसके साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा। पहले आपका बार बार ध्यान, अटेंशन इस पे घूम घूम के जाएगा, दोबारा बुक पे जाएगा। तो इसने क्या किया, आपके और आपके बुक्स के
बीच लगने वाले फोर्स को क्या किया, कम कर दिया। उसी तरह ये जो फोर्स होता है, इनके बीच अगर कोई मीडियम आ जाए तो वो उसको किसी न किसी तरीके से इफेक्टेड करता है। तो यही बताता है हमारी कूलॉम लॉ की इंट्रोडक्शन। आते हैं थोड़े से आगे, इसको मिटाते हैं और कूलॉम लॉ का स्टेटमेंट देखते हैं कि उनका स्टेटमेंट है क्या। तो मिटा देता हूं, आप लोग नोट कर लो। नोट कर लिया? तो भैया अब आते हैं अपने कूलॉम चाचा के एक्चुअल लॉ पे। कूलॉम्स लॉ देखो क्या कहता है कूलॉम्स लॉ। तो इनका हमारे लिए थोड़ा सा पहले ये जान लेते हैं कि जो इनके बीच फोर्स लगते हैं, ये हमारे दो चार्जेस हैं, एक का नाम है Q1, एक का नाम है Q2। दोनों को मैं मान लेता हूं कि दोनों हमारे पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो फोर्स जो हमारा लगेगा, पहले लाइन ज्वाइनिंग, इसका अगर ये सेंटर है तो ये रहा हमारा लाइन ज्वाइनिंग, ठीक है। बाहर की तरफ फोर्स लगेगा Q2 के कारण Q1 पे जो फोर्स लगेगा वो बाहर की तरफ लगेगा। Q1 के कारण जो Q2 पे फोर्स लगेगा वो भी बाहर की तरफ लगेगा। देखो Q1 के कारण Q2 पे फोर्स लग रहा है जो, उसको हम थोड़ा सा नाम देते हैं। तो F on 2 due to 1, इसको बोलते हैं F21। इसकी मैं बात करूं तो F के ऊपर लग रहा है 1 के फर्स्ट चार्ज के ऊपर, तो F1 ड्यू टू 2, ये हो गया हमारा सेकेंड फोर्स। देखो दोनों के जो डायरेक्शन है वे अलग अलग है, लेकिन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा सेम रहता है। किन्हीं भी दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स, जितना फोर्स ये इस पे लगाएगा उतना ही ये फोर्स इस पे लगाएगा। न्यूटन चाचा याद आ गए? तो न्यूटन चाचा ने क्या कहा था कि हर बल के जितना बल आप मतलब किसी के ऊपर लगाओगे, दूसरा भी व्यक्ति आपके ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगा। तो यहां से मिला हमको F12 जो होगा वो इक्वल होगा F21 के, लेकिन इसका जो डायरेक्शन है वो अलग है। तो एक में किसी में भी एक आप माइनस लगा करके दूसरे के इक्वल कर सकते हो, ठीक है। क्या हमारा ये कूलॉम लॉ है? नहीं, ये कूलॉम लॉ नहीं है। अब आते हैं कूलॉम लॉ के फर्स्ट स्टेटमेंट पे। तो इनका फर्स्ट स्टेटमेंट क्या था भैया? इन्होंने कहा कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, force between two charges is directly proportional to product of charge। तो ये किसी की तरह आपको लग रहा होगा, ग्रेविटी वाले फोर्स की तरह, बिल्कुल उसी की तरह है। तो क्या कहा इसने कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। तो जो हमारा किन्हीं दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स होगा वो उनके चार्जेस के, जो चार्ज हमारे होंगे, इनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये हमारा मिल गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड पे आए तो सेकंड में क्या करता है कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस is inversely proportional to separation का स्क्वायर। क्या भैया? तो देखो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन का स्क्वायर। किन्हीं भी दो आवेशों के बीच लगने वाला फोर्स जो होता है वो उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इक्वेशन नंबर सेकेंड।
देखो दोनों अलग अलग लिखे हुए हैं, अच्छे नहीं लग रहे, थोड़ा सा इनको इक्वेट करते हैं और पढ़ते हैं। आते हैं इधर, ये नोट कर लेना अभी आप लोग, थोड़ा सा पॉज करके वीडियो इसी पे आप लोग नोट कर लेना। आगे आते हैं, तो दोनों को जब मिक्सअप किया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या कहा इसने कहा कि f जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखो अब यहां से प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, इक्वल का साइन लगाते हैं, तो f इज इक्वल टू, कुछ भी चीज फ्री में नहीं मिलता है, चाहे वो आपकी पढ़ाई हुई चाहे आपकी लुगाई, ठीक है। तो बराबर का जब साइन आया, प्रोपोर्शनल का साइन हटा, तो कुछ तो आपको पे करना पड़ेगा, तो उसको पे करने के लिए हमारे पास एक कांस्टेंट आया जो कि k, अब यहाँ पे Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये रहा हमारा किन्हीं दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स, ये पूरा मिल गया। भैया ये k क्या है, थोड़ा सा k को बता दो। तो k की अगर मैं बात करूं तो k इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्साइलन नॉट नहीं, एप्साइलन। ये आ गया कूलॉम चाचा का लास्ट वाला इंस्ट्रक्शन कि किन्हीं भी दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है। यही हमारा मीडियम है जिसको हम नाम देते हैं परमिटिविटी, ठीक है भैया, ये है हमारा परमिटिविटी। तो ये होता है k का मान। k का मान किस पे डिपेंड करता है, सीधे सीधे परमिटिविटी पे डिपेंड करता है कि किस मीडियम में उसको रखा गया है, ठीक है। अभी हमको पढ़ना जो है वो पढ़ना है एयर के लिए। एयर के लिए जो परमिटिविटी होती है वो होती है E नॉट। तो यहाँ पे जो E नॉट का मान होता है वो 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। बात करते हैं E नॉट की, तो अब देखो K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 कूलॉम न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर, ये होती है वैल्यू। तो ये आप लोग नोट कर लो, ये होता है हमारा एक्चुअल का कूलॉम लॉ। अब इसके बारे में थोड़ा सा आगे में पढ़ेंगे, इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, ठीक है। मिटाता हूं इसको, नोट कर लेना आप लोग पॉज करके। क्या है कि वेक्टर फॉर्म में कूलॉम लॉ, अभी थोड़ा सा बता देता हूं कि मतलब इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो फर्स्ट टाइप क्वेश्चन क्या आएगा, पूरा जी यहाँ पे Q1 का मान दे देगा, Q2 का मान दे देगा, इनके बीच की दूरी R का एक मान दे देगा, अब आपको बीच का बोलेगा फोर्स फाइंड करो। पहला क्वेश्चन इस तरीके का। सेकेंड क्वेश्चन हमारा किस तरीके से आता है कि कोई दो चार्जेस रखे हुए हैं, इनके किसी एक चार्ज का मान Q1 है, एक चार्ज का मान समथिंग कुछ फाइंड करना रहेगा, R का मान दे देगा, बीच का फोर्स दे देगा, कहेगा कि इस वाले Q का मान बताओ। थर्ड क्वेश्चन, जो थर्ड क्वेश्चन में आज आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं, वो देखना आपकी जिम्मेदारी है। थोड़ा सा लेवल इसका हाई है, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं, बाकी जो है वो न्यूटन कूलॉम लॉ के वेक्टर फॉर्म के बारे में बताता हूं। पहले वेक्टर फॉर्म देखते हैं, वेक्टर फॉर्म है कूलॉम लॉ। तो ये क्या भैया, थोड़ा सा इसके बारे में समझे। तो ये कहता है कोई दो पॉइंट चार्ज रख दो आप, मैंने पॉइंट चार्ज रख देता हूं यहाँ पे, 2 पॉइंट चार्ज। मान लो कि ये कोई ओरिजिन यहाँ पे रखी हुई है, यहां से इसकी दूरी, थोड़ा सा हट जाता हूं फिर बनाता हूं, यहां से इसकी दूरी R1 है, इसको मैं नाम दे देता हूं Q1, थोड़ा सा बड़ा Q1, इसको मैं दे देता हूं नाम Q2। इससे जो इसकी बीच की दूरी है वो Q2 है, R2 है सॉरी,
R1 वेक्टर R2 वेक्टर। इसको मैं बोलता हूं मॉड ऑफ R, तो ये क्या होगा, या बोलता हूं R रिजल्टेंट की अगर मैं बात करूं तो जब इधर से इधर जाऊंगा तो R12, देखो R12 का सेंस है कि आप, ठीक है, अभी R12 और R21 को मैं बढ़िया से समझाता हूं, ठीक है, कैसे क्या होगा। देखो मैं बात करूं अगर F ये जो होगा इस पे एक फोर्स लगा रहा हो जो कि बाहर की तरफ, इसको बोलेंगे F, देखो 2 पे लग रहा है तो F2 ड्यू टू 1 ये हो गया, ठीक है। तो Q2 भी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, तो ये रहा Q2 का फोर्स, तो F1 1 पे लग रहा है ड्यू टू 2, तो ये F21। तो पहले हम फाइंड करते हैं F21। F21 की मैं बात करता हूं तो देखो होगा क्या, F21 यानी कि 1 के कारण 2 पे लगने वाला फोर्स, तो यानी कि यहां से फोर्स स्टार्ट हो रहा होगा और इस पे जाकर के लग रहा होगा, तो ये मेरा बन गया स्टार्टिंग पॉइंट और ये बन गया मेरा एंडिंग पॉइंट। तो जो हमारा R वेक्टर होता था, कोई दो पोस्ट दे देता था, डिस्टेंस वैल्यू अगर निकालनी रहती तो क्या मिलता था हमको, R2 यानी कि अंतिम माइनस प्रारंभिक, एंडिंग पॉइंट माइनस स्टार्टिंग पॉइंट, तो R2 माइनस R1 हो जाता था। सेम केस यहाँ पे होगा। तो मैं बात करूं अगर R21 की तो क्या होगा, R1 वेक्टर सॉरी R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। तो देखो होगा क्या, K Q1 Q2 अपॉन R21 का मॉड, R21 का मॉड का स्क्वायर, ठीक है। बोलो समझ में आया इतना। देखो क्या ये वेक्टर फॉर्म हो गया, तो अभी वेक्टर फॉर्म नहीं होगा, अभी तो हमने सिर्फ इसका लिख दिया न्यूमेरिकल वैल्यू, अभी हमको डायरेक्शन दिखाना है। डायरेक्शन दिखाने के लिए हमने क्या सीखा है कि हम इस पे क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर ए कैप से, अब यहाँ ए तो हमारा वेक्टर है नहीं, हमारा क्या है R, तो R21 के कैप से हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। आते थोड़े से यूनिट वेक्टर के बारे में सीख लेते पहले। अगर मैं बोलूं ए कैप इज इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। इसको बोलते हैं यूनिट, जिसका अगर मैं न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करूं तो 1 होता है और ये होती है मेरी डायरेक्शन किसी भी एक एक्सिस के अलावा। तो ये हो गया मेरा, सिर्फ मैंने क्या दिया इसको डायरेक्शन, यहां भी डायरेक्शन दे दिया तो यहां भी डायरेक्शन दे दिया, ठीक है, कोई फर्क उससे नहीं पड़ेगा। तो क्या होगा यहाँ पे F21 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन, इसकी मैं बात करूं तो देखो क्या होगा, R21 वेक्टर का मॉड का स्क्वायर हो रहा है, ये ध्यान रखना, मॉड का स्क्वायर इनटू क्या, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, R21 वेक्टर अपॉन R21 का मॉड, ठीक है, लिख सकता हूं। तो क्या होगा मेरा F21 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन, इसकी मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, R21 का मॉड का क्यूब, ठीक है, इनटू R21 वेक्टर, सॉरी वेक्टर है, ये लो मेरा हो गया फोर्स। क्या भैया इसको सिर्फ इसी फॉर्म में लिख सकते हैं, एक फॉर्म और कर सकते हो, R21 का मान लिख दो, R21 का मान हमने क्या सीखा है, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, तो क्या हो जाएगा F21 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के मॉड का क्यूब इनटू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है, ये हमने सीख लिया। F21 पे फोर्स कितना लगेगा वो हमने सीख लिया, ठीक है। तो ये होता है फोर्स लगने वाला, समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो अभी दूसरा वाला देख लो, जस्ट तुरंत अभी फिर समझ जाओगे क्या करना है, ठीक है। देखो अगर मैं बात करूं इसी तरीके से F12 की, तो देखो F ऑन ए ड्यू टू 2, इसके कारण फोर्स इस पे लग रहा है, तो क्या यानी कि फोर्स लाइन यहां से स्टार्ट हो रही है और यहां तक जा रही है, तो यानी कि ये मेरा बन गया अब एंडिंग पॉइंट,
ऐसे छोटा सा लिख लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। एंडिंग पॉइंट ये बन गया मेरा स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट बन गया, एंडिंग पॉइंट बन गया। तो अब क्या होगा, f इज इक्वल टू के Q1, ये तो चेंज होने वाले नहीं, के Q1 Q2 अपॉन, मैं बात करता हूं इसकी, तो अब क्या होगा, R12 को लो इसी के जैसे को, R12 इज इक्वल टू क्या होगा, एंडिंग पॉइंट माइनस स्टार्टिंग पॉइंट, तो R1 माइनस R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, बोलो कोई दिक्कत। तो हमको इसमें क्या इसकी वैल्यू होती है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, तो न्यूमेरिकल वैल्यू हमारा क्या होगा, R21 का वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, एक डायरेक्शन देंगे जिसको बोलेंगे R12 कैप, कैप से मल्टीप्लाई कहीं भी कर सकते हैं, जिसका भी डायरेक्शन दिखाना, तो F12 वेक्टर इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर, R12 के मॉड का स्क्वायर, ये आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू बताती है, मॉड बताता है। इसकी बात करते हैं, इनटू इसको देखते हैं, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, उसी वाले नियम से, R12 का वेक्टर अपॉन R12 का मॉड वैल्यू, ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई होंगे, देखो क्या हो जाएगा, F12 वेक्टर इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर का Q मॉड का Q, ठीक है, इनटू इसको मैं क्या लिख सकता हूं, R12 वेक्टर, ये बन गया मेरा वेक्टर फॉर्म। थोड़ा सा भैया और इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दीजिए, तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो इसको थोड़ा सा एलिब्रेट कर दो, और तो F12 इज वेक्टर इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन, इसकी मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर के मॉड का Q इनटू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ये हो गया आपका फॉर्मूला। यही होता है कूलॉम लॉ के वेक्टर फॉर्म। तो कूलॉम लॉ का वेक्टर फॉर्म बताओ, समझ में आया होगा, कंफर्म आया होगा मेरे हिसाब से। तो मिटाता हूं इसको और एक जादू की झप्पी वाला सवाल लेकर के मैं आता हूं, बढ़िया सा सवाल, नोट कर लेना आप लोग, स्क्रीनशॉट मार करके या लिख कर, रोक करके वीडियो को पॉज करके लिख लो। क्वेश्चन को लिख देता हूं, क्या होगा क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। पर क्वेश्चन को समझते हैं, पहले हम इस क्वेश्चन को समझते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करते हैं। तो पहला का क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा आपको कोई चार्ज दे दिया गया है जिसपे जो पूरा चार्ज है वो कितना है, Q। अब कह रहा है कि उस चार्ज को दो पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है, कर दिया, और एक सेम सेपरेशन, मतलब वो सेपरेशन नहीं बदल रहा है। मान लो एक चार्ज को मैंने रख दिया यहाँ पे और दूसरे चार्ज को यहाँ पे रख दिया, और इसकी दूरी को मैंने फिक्स कर दिया, ठीक है, R, ठीक है, मान लो इनके बीच की दूरी को मैंने फिक्स कर दिया। अब कह रहा है कि Fe जब मैक्सिमम हो वो वाली वैल्यू आप फाइंड करो कि उन पे चार्ज कितना रखना है। मान लो करना क्या है, इस वाले चार्ज में कुछ चार्ज, इस वाले पे कुछ चार्ज रखूंगा, इस वाले पे चार्ज कुछ रखूंगा, दोनों के बीच मैक्सिमम Fe कब मिलेगा वही हमको फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे देखते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, ध्यान दो, मान लो कि मैं इस पे x चार्ज रख रहा हूं, ठीक है, टोटल चार्ज कितना Q, उसमें से मैंने x इस पे रख दिया, तो ये कितना होगा, Q माइनस x होगा। समझ में आया इधर। अब देखो इन दोनों पे फोर्स जो लगेगा वो कितना लगेगा, तो Fe की मैं बात करूं तो कितना लगेगा, K Q1 Q2, तो Q1 का मान x इंटू Q2 का मान Q माइनस x अपॉन बीच का सेपरेशन कितना R। तो ये मेरा फोर्स लग रहा है। अब भैया इस फोर्स के मैक्सिमम वैल्यू, इस फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो मैक्सिमम कब होता है, जब हमारे पास पहले, इसके पहले हम पढ़ चुके हैं कि y इज इक्वल टू एक्स कोई रहता था, y के मैक्सिमम के लिए क्या होता था, y के मैक्सिमम के लिए dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या होता था, 0 होता था।
यानी कि जो यहाँ पे वैल्यू होगी उसी के अलोंग हम यहाँ पे डिफरेंशिएट उसको करते हैं और इसकी वैल्यू 0 लेते हैं। तो सेम यही काम यहाँ पे होगा, यानी कि यहाँ पे DFE अपॉन D x बदल रहा है, इधर उधर जा रहा है, तो dx इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, यानी कि d अपॉन dx का किसका वैल्यू k, इसकी बात करूंगा तो k क्या हो जाएगा, k क्यू x माइनस k x स्क्वायर, ठीक है, अपॉन r स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 0। डिफरेंशिएट करूंगा, देखो पहले इस टर्म को डिफरेंस करूंगा, ये क्या लग रहा है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, यानी कि 1 अपॉन r स्क्वायर इनटू, इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो देखो क्या मिलेगा, k क्यू अपना पूरा फिक्स है, इनटू x को जब dx अपॉन dx होता है तो क्या होता है, उसकी वैल्यू 1 होती है, माइनस इसकी मैं बात करूं तो क्या मिलेगा, देखो k कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x मिलेगा, इज इक्वल टू 0। r स्क्वायर से इसमें गुणा करा लेंगे तो 0 हो जाएगा, k क्यू माइनस 2x इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे सॉरी हमारा k बच रहा है बेचारा, उसको मैं छोड़ दे रहा हूँ। तो क्या होगा, k को अब कॉमन लो और खत्म करो तो क्या होगा, q माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो यानी x इज इक्वल टू q बाई, x की जो मान हो वो कितना रख दो, इस पे चार्ज जो हो आधा चार्ज इस पे रख दो, आधा चार्ज इस पे रख दो, तो इनके बीच लगने वाला जो फोर्स होगा वो मैक्सिमम होगा। छोटा सा सवाल, आसान सा सवाल, लेकिन जे का सवाल। ठीक है, समझ में आया? तो ये हुआ आज के आपके वीडियो का समाप्ति। ठीक है, द एंड हम खत्म करते हैं।